नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों शुरू में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्जाम जो 16 से 27 मार्च 2026 को टोटल 24 सेट में हुआ है। इन सभी सेट में कंप्यूटर के जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर होंगे और ये सभी क्वेश्चंस एनटीपीसी यूजी का जो भी एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सभी 100 क्वेश्चंस को। वैसे बात की जाए एनटीपीसी ग्रेजुएट की तो टोटल 960 जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज यहाँ पर देख सकते हो, विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेंगे। उस चैप्टर में भी सब टॉपिक वाइज रहेंगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस, तो कंप्यूटर के टोटल यहाँ क्वेश्चंस है वो आपके 97 है। तो 97 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। बाकी पूरी ई बुक 960 क्वेश्चंस की सब टॉपिक वाइज आप हमारी वेबसाइट और ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कंप्यूटर के ये सभी क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज देखेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट से सबसे अधिकतम सवाल यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और कीबोर्ड शॉर्टकट से हैं, लगभग 40 के आसपास क्वेश्चंस इन दो चैप्टर से, टोटल 97 क्वेश्चंस में से। अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर बेसिक्स की, जिसके 12 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर बेसिक्स जो कंप्यूटर परिचय है, विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरुआत करें। उससे पहले आप यदि ये वीडियो 30 अप्रैल से पहले देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक पास जो मर्ज होके पहले पास प्रो था ना, एलाइट था, मैक्स था, ये सभी मर्ज होके केवल टेक्स्ट बुक पास हो गया है। तो टेक्स्ट बुक पास होने के बाद ये पहली सेल है लोएस्ट प्राइस की। वैसे इसकी प्राइस है वो 600 रुपए प्लस रहती है, लेकिन अभी आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो 439 रुपए में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। रेलवे की तैयारी करते हो, एससी, बैंकिंग, डिफेंस, 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट डिटेल्ड आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो, उनका सॉल्यूशंस रहेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। और जो रैंकर्स टेस्ट सीरीज होती है, एडवांस लेवल के टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। तो इस सेल का फायदा उठा सकते हो। कूपन कोड यूज करना ना भूले टीटीजी के। अब अपन शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, विश्व के पहले कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर है, नाम है इंटेल 4004। तो इसको कब लॉन्च किया गया? तो 1971 में। देखिए, ये आप थोड़ा इस टाइप से आइडिया लगा सकते हो कि कंप्यूटर जनरेशन की बात करें, पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब था। जब अपना देश आजाद हुआ था उस दरमियान 1940 के बाद, ठीक है, 1940 से 1956 तक, ठीक है, ये प्रथम जनरेशन है कंप्यूटर पीढ़ी, पहली पीढ़ी जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। जो आप बात करते हो कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या थी उस समय, जो एक तरीके से कंप्यूटर में कौन से प्रोसेसर का इस्तेमाल था, वो वैक्यूम ट्यूब था। अब यहां पर इंटेल 4004 की बात हो रही है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है और पहली जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन इसके बाद आई है कंप्यूटर की 1956 से लेकर 1963 तक। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। अब तीसरी जनरेशन आई है 1964 के बाद की, 1964 से 1971 है। और तीसरी जनरेशन की बात करें तो इसमें आईसी का उपयोग हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट का। और चौथी पीढ़ी है ना 1971 के बाद। इस 1971 के बाद की जो वर्तमान जनरेशन है इसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो माइक्रो प्रोसेसर वो भी कमर्शियल यूज की बात हो रही है तो आप 1971 करेंगे, क्योंकि चौथी जनरेशन की बात हो रही है। इस प्रकार जनरेशन से अच्छे सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो सन के साथ में हमने रेफरेंस दिया कि 1945 पहली पीढ़ी के दरमियान की बात है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO, ये पद कंप्यूटर की किस अभिलक्षण से सबसे निकटता से संबंधित है? गार्बेज इन गार्बेज आउट परिशुद्धता को दर्शाता है। कैसे? देखिए, यदि कंप्यूटर को गलत डाटा, गार्बेज इन यानी गलत डाटा दिया गया तो परिणाम भी गार्बेज आउट है, यानी कचरा ही देगा वो। यदि आपने गार्बेज इन किया है, गलत डाटा दिया है, तो गार्बेज आउट आपको मिलेगा। आउटपुट है, जो आपने इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट मिलेगा। गलत डाटा दिया है तो रिजल्ट भी गलत मिलेगा। ये कंप्यूटर की परिशुद्धता से संबंधित है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी वहां पर गलत से गलत मिलेगा। ये GIGO दर्शाता है, परिशुद्धता हो जाएगा। एक यहां पर टर्म्स आपको दिख रही है, अध्यवसाय।
जिसे आप डिलीजेंस कहते हो। आगे और सवाल आएगा, तो डिलीजेंस का मतलब होता है कि बिना किसी थकान या एकाग्रता की कमी के घंटों काम करना जो कंप्यूटर करता है। तो और ऑप्शन है स्वानुभविक अभाव, लैक ऑफ आईक्यू कहेंगे, यानी कंप्यूटर में अपनी सोचने की शक्ति या अनुभव से सीखने की क्षमता नहीं होती है। सवाल ये है अगला कि कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रमुख अभिलक्षण डिलीजेंस, जो अभी ऊपर अपन ने बात की कि बिना थके कार्य करता कंप्यूटर, घंटों कार्य कर लेता बिना थके एकाग्रता के साथ। तो डिलीजेंस यहाँ पर दे रखा टर्म्स। कौन सा परिदृश्य मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी सीमा को उजागर करता है जिसे उसके डिलीजेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। अब डिलीजेंस से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है, कमी है, उसे आप दूर नहीं कर सकते हो। ऑप्शन देखेंगे, कंप्यूटर का उपयोग सुबह उड़ानें बुक करने और दोपहर में कोड लिखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर प्रति सेकंड ट्रिलियन गणनाएं करता है जो किसी भी मानव की तुलना में बहुत तेज है। कंप्यूटर बिना किसी अवधान हास के लगातार 72 घंटे तक डेटा संसाधित कर जारी रखता है। ये चीज बताती है डिलीजेंस को कि बिना थके कार्य करता है। कंप्यूटर गलत आउटपुट उत्पन्न करता है क्योंकि दर्ज किया गया प्रारंभिक डेटा त्रुटिपूर्ण था। अब आपने गार्बेज इन किया है तो गार्बेज आउट मिलेगा। इसमें ये डिलीजेंस है। ये भले ही कंप्यूटर घंटों काम करता हो बिना थके, लेकिन काम में आपने गलत चीज दे दी तो गलत रिजल्ट मिलेगा। तो डिलीजेंस द्वारा भी इस कमी को दूर नहीं कर सकते आप। विकल्प डी करेक्ट है। ठीक है, गलत आपने दी है। डिलीजेंस उसे बिना रोके काम करने की क्षमता देता है, लेकिन ये आईक्यू की कमी को नहीं सुधार सकता है। आपके ऑप्शन में एक दे रख जो बहुआयामिता है। विकल्प ए कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता यानी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। अब अगला जो प्रश्न है वो भी डिलीजेंस का ही है कि कौन सा अभिलक्षण कंप्यूटर की बिना क्लांति के निरंतर कार्य करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। बिना रुके निरंतर कार्य करता है, डिलीजेंस हो जाएगा। और एक्यूरेसी, बिना किसी मानवीय त्रुटि के बिल्कुल सही और सटीक परिणाम देने की क्षमता है, ये एक्यूरेसी है। कितनी स्पीड से गणना हो रही है वो स्पीड है। और वर्सेटिलिटी है, ये कंप्यूटर की एक ही समय में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ बहुत कार्य एक साथ कर रहे हैं, वो है वर्सेटिलिटी। एक समय में अलग अलग प्रकार के कार्य करना। कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी विशेषता उसे सेकंडों में अत्यंत जटिल गणनाएं करने में सक्षम बनाती है। अब जटिल गणनाएं वो भी कम समय में, सेकंडों में, वो इसकी स्पीड को बताएगी, गति को बताएगी। जटिल गणनाएं कम समय में ये गति हो जाएगी। और नेक्स्ट सटीकता, यानी ये कितनी गणनाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितना सटीक विश्वसनीय त्रुटिहीन गणना करेगा, वो उसकी सटीकता है। मनुष्यों के विपरीत कंप्यूटर दिन भर एक ही कार्य को दोहराते हुए भी थकावट या अरुचि महसूस नहीं करता है। बार बार सेम कार्य अपन करते हैं तो अपन बोरिंग सा फील होगा, थकावट होगा। कंप्यूटर की यह विशेषता होती है डिलीजेंस। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर का कौन सा विलक्षण उन्हें गणना, ग्राफिक्स और संचार जैसे विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। तो ये वर्सेटिलिटी है, एक ही समय में एक से ज्यादा कार्य करना, गणना भी कर रहा है, ग्राफिक्स और आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो, तो ये सारी बहुउपयोगी चीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकी की उन्नति चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में अभिलक्षित होती है। तो यहां पर कंप्यूटर जनरेशन के बारे में अपन ने बात की है कि पहली पीढ़ी में था वैक्यूम ट्यूब जो 1940 से 56 के दरमियान थी। रिपीट कर देता हूं, दूसरी पीढ़ी जो 1956 से 1963 तक, उसमें आपका ट्रांजिस्टर था। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 है, इसमें आपके आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हो रहा है। ठीक है, 1971 के बाद जो वर्तमान की पीढ़ी है, तो इसमें क्या हो रहा है प्रयोग आपके, जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर कहते हो, VLSI, और पांचवी जनरेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर या फिर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वर्तमान में तकनीक है जो माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्यूटर की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि समान इनपुट और अनुदेश हमेशा समान आउटपुट उत्पन्न करते हैं। आप एक जैसे इनपुट दे रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो रिजल्ट भी उसी सेम मिलेगा, भले ही आप कितनी बार वो सेम इनपुट दो, सेम रिजल्ट मिलेगा। ये कंसिस्टेंसी है, ये संगतता को दर्शाता है कि एक ही डाटा और निर्देश पर कंप्यूटर का परिणाम हर बार एक समान आएगा, ये संगतता है। लचीलापन है, तो लचीलापन जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ काम करने की क्षमता है।
प्रसार की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता को भविष्य में बढ़ाने, जैसे रैम बढ़ा सकते हो। गतिशीलता, पोर्टेबिलिटी है, जिसका अर्थ है कंप्यूटर को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हो। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट और कॉम्पैक्ट कंप्यूटिंग का उपयोग हुआ है। इस पीढ़ी की शुरुआत किस प्रमुख घटक के आविष्कार से हुई है? तो माइक्रो प्रोसेसर चिप हो जाएगा। यहाँ पर चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप हो जाएगा, 1971 के बाद की स्थिति है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर एक सेकंड के कुछ अंश में मिलियन गणनाएं करता है, तो ये उसकी स्पीड को बताता है। मिलियन गणनाएं एक साथ एक से अधिक कार्य करना, वो वर्सेटिलिटी है। एक्यूरेसी, सटीकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस को डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध रूप से किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को मानते हैं कंप्यूटर का जनक, तो क्योंकि उन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ब्लेज पास्कल, जो ऑप्शन की बात करें तो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर इन्होंने बताया था, पास्कलाइन उसका नाम दिया था। अब अगले यहाँ पर चैप्टर के जो सवाल है मेमोरी एंड स्टोरेज से है, कंप्यूटर से जो सवाल पूछेगी उनकी बात करते हैं। मेमोरी से जो सवाल पूछे तो प्रश्न देखिएगा, सीडी और डीवीडी जैसे प्रमुख स्टोरेज माध्यम ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करते हैं। सीडी डीवीडी है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, जबकि एचडीडी बिट्स को स्टोर करने के लिए किस टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं? तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एचडीडी ये मैग्नेटिक फील्ड, विकल्प यहां पर ए करेक्ट है। एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा को तेजी से घूमने वाली चुंबकीय डिस्क प्लेट्स पर मैग्नेटिक फील्ड के जरिए स्टोर किया जाता है। चुंबकीय डिस्क है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र के जरिए स्टोर होता है हार्ड डिस्क ड्राइव में। और एसएसडी ये एचडीडी, एसएसडी की बात करें तो सॉलिड स्टेट ड्राइव और पेन ड्राइव में उपयोग होने वाली तकनीक है जिसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता है, सॉलिड स्टेट मेमोरी। सेमीकंडक्टर चिप ये मुख्य रूप से रैम और रोम जैसी प्राइमरी मेमोरी बनाने में उपयोग होती है, सेमीकंडक्टर चिप। लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी जो डिस्प्ले है, मॉनिटर बनाने में, आप कंप्यूटर में मॉनिटर बनाने में काम है, तो ये सभी ऑप्शन की अपन बात कर रहे हैं। कौन सा अभिलक्षण स्टैटिक रैम एस रैम को डायनेमिक रैम से सर्वोत्तम रूप से पृथक करता है? कि एस रैम डायनेमिक रैम से किस प्रकार पृथक है, अलग है, और वो भी सर्वोत्तम, जिसके कारण एस रैम का उपयोग सीपीयू केस के लिए और डी रैम का उपयोग मुख्य सिस्टम मेमोरी रैम के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट है कि एस रैम डी रैम की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से तेज, अधिक महंगी और कम विद्युत की खपत करती है। एस रैम है वो तेज है, तभी तो यहां पर इसका उपयोग होता है केस मेमोरी में, केस के लिए। तो एस रैम फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करती है, स्टैटिक रैम है, इसलिए बहुत तेज होती है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि डी रैम कैपेसिटर का उपयोग करती है, जिसे प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये इनकी आप देख सकते हो विशेषता। एस रैम बहुत तेज है, डी रैम धीमी होती है। एस रैम महंगी, डी रैम सस्ती। और उपयोग एस रैम का केस मेमोरी के रूप में और डी रैम का मेन रैम के रूप में, रिफ्रेश नहीं होता है और डी रैम में बार बार रिफ्रेश की जरूरत रहती है। रैम को रैंडम एक्सेस क्यों कहा जाता है? तो रैम को डेटा को सीधे किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है, रैंडमली कहीं से भी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डेटा को सीधे किसी भी स्थान से आप एक्सेस कर सकते हो। रैंडम एक्सेस का अर्थ है कि मेमोरी चिप के अंदर डाटा चाहे किसी भी फिजिकल लोकेशन पर हो, उसे सीधे उसी गति से प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत मैग्नेटिक टेप में डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस, क्रमवार ढूंढना पड़ता है। तो स्थायी भंडारण है, ये रोम या हार्ड डिस्क की विशेषता है, न कि रैम की, जो आपको ऑप्शन ए में दे रखा कि डाटा स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, ये रोम में होता है, रैम में स्थायी रूप से नहीं होता है। हार्ड डिस्क पर स्टोर डाटा को सीपीयू द्वारा एक्सेस करने से पहले किस मेमोरी यूनिट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए? सीपीयू हार्ड डिस्क पर स्टोर डाटा को एक्सेस करें उससे पहले ये प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। हार्ड डिस्क पर डाटा जो स्टोर होता है ना, हार्ड डिस्क पर स्टोर डाटा, सीपीयू उसको एक्सेस करेगा, उससे पहले ये डाटा कहां जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। तो सीपीयू कभी भी सीधे सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा प्रोसेस नहीं करता है कि डायरेक्टली सीपीयू एचडीडी सीधे ही सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा ले लिया, नहीं। तो किसी भी फाइल या प्रोग्राम को चलाने के लिए पहले उसे प्राइमरी मेमोरी में लोड होना चाहिए। तो रैम, इसलिए तो कहते हैं ना अपने मोबाइल की रैम कितने जीबी है, 12 जीबी रैम है और 256 जीबी बाकी स्टोरेज है।
तो 256 जीबी वाला डाटा यदि आपको प्रोसेस कराना है तो पहले ये रैम में जाएगा डाटा, उसके बाद सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा, ये चीज है। तो सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क में एक सेकेंडरी मेमोरी जहां डाटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है। बाईओस मेमोरी ये रैम चिप में होती है, इसमें कंप्यूटर को शुरू करने के निर्देश होते हैं, यूजर डाटा नहीं होता है, जो शुरू करने के निर्देश इस बायोस मेमोरी में रहेंगे। और सीडी रोम स्टोरेज ये भी एक बाहरी स्टोरेज माध्यम है, सीपीयू यहां से भी डाटा सीधे नहीं उठाता है, सीपीयू उठाता रैम से। किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी पावर सप्लाई टर्न ऑफ करने पर अपना संग्रहित डाटा खो देती है? तो ये वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। वोलेटाइल मेमोरी है, पावर सप्लाई गई डाटा गया, वोलेटाइल मेमोरी प्रकार हो जाएगा, जिसे रैम आप बोलते हो। स्थायी नहीं है, वोलेटाइल है, अस्थायी है। जिसे ही बिजली गई मेमोरी सारा डाटा मिट जाएगा, रैम की बात होती है। ऑप्शन में आपके ऑप्टिकल मेमोरी फॉर्म दे रखा है, ऑप्टिकल मेमोरी सीडी है, डीवीडी है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, बिजली जाने पर डाटा सुरक्षित रहता है सीडी वगैरह में। चुंबकीय मेमोरी में भी तो नॉन वोलेटाइल है, रोम फ्लैश ड्राइव, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं है। एक पीबी पेटाबाइट में कितने बाइट होते हैं? एक पेटाबाइट में 1024 टीबी होते हैं, 1024 टेराबाइट हो जाएंगी। अब यहां पर कन्वर्जन की अपन बात करते हैं, तो एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, एक एमबी में 1024 केबी होते हैं, एक जीबी में 1024 एमबी है, एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं, एक जो पेटाबाइट है उसमें 1024 टेराबाइट है, और एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट हो जाएगा। तो 1024 जेटाबाइट ये 1 योटाबाइट के इक्वल है, 1024 गीगाबाइट एक टेराबाइट के इक्वल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम के अब सवाल देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला सवाल, विंडोज 11 टास्क मैनेजर में कौन सा टैब यूजर को रनिंग एप्लीकेशन की प्राथमिकता बदलने की सुविधा प्रदान करता है? इसमें हो जाएगा आपके डिटेल्स हो जाएगा। डिटेल्स विंडोज 11 के टास्क मैनेजर में डिटेल्स टैब सभी चल रही प्रक्रियाएं जो प्रोसेस की एक विस्तृत सूची दिखाता है, जहां किसी भी प्रोसेस पर राइट क्लिक करके सेट प्रायोरिटी विकल्प चुना जा सकता है, जिससे सीपीयू के संसाधनों को उस विशिष्ट ऐप के लिए कम या ज्यादा आवंटित किया जा सकता है। तो ये डिटेल्स है, जो भी ओपन एप्लीकेशंस है, जितनी भी टैब आपकी चल रही है टास्क मैनेजर में, उन प्रोसेस में से आप राइट क्लिक करके सेट प्रायोरिटी करेंगे उस विशेष एप्लीकेशन के बारे में, तो उस पर वो ज्यादा एक तरीके से अपना सिस्टम का पूरा प्रोसेस है वो यूज लेगा। संसाधन है, विशिष्ट ऐप के लिए काम ज्यादा हो सकता है। यूजर्स है, ये टैब ये जानकारी देता है कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन कौन से यूजर लॉगिन है। स्टार्टअप, यहाँ उन प्रोग्राम्स को मैनेज किया जाता है जो कंप्यूटर ऑन होते ही खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ से भारी एप्स को डिसेबल कर सकते हैं ताकि बूटिंग तेज हो। परफॉर्मेंस, ये टैब रियल टाइम ग्राफ के माध्यम से हार्डवेयर की सेहत दिखाता है, जैसे कि आपका सीपीयू कितनी गति पर है, रैम कितनी भर चुकी है, ये परफॉर्मेंस हो जाएगी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि config ini नामक एक फाइल मुख्य ड्राइव के रूट डायरेक्टरी में है, इस फाइल को संदर्भित करने के लिए सही और पूर्ण एब्सोल्यूट पाथ क्या है? तो करेक्ट आंसर डी होगा, सी है आपके मुख्य ड्राइव की रूट डायरेक्टरी की बात हो रही है। तो सी यहां पर मुख्य ड्राइव को बता रहा है, उसकी रूट डायरेक्टरी में है, तो यूजर्स की फाइल नहीं आएगी, डायरेक्टली ये config ini आएगी। ये मुख्य ड्राइव है, तो ये डायरेक्टली सही लोकेशन यही विकल्प डी बता रहा है। config ini ये फाइल का नाम है, ये कहां पर स्थित है, ये मुख्य ड्राइव की बात हो रही, तो सी ही होगा इसका। यूजर्स में फिर वो मुख्य रूट डायरेक्टरी में नहीं रहेगी। चलिए अगला, यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मुख्य घटक मेमोरी प्रबंधन और प्रोसेस शेड्यूलिंग जैसे निम्न स्तरीय कार्यों को संभालने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये घटक है विंडोज कर्नेल, जो मेमोरी प्रबंधन और प्रोसेस शेड्यूलिंग जैसे कार्यों को संभालने के लिए उत्तरदायी है, विंडोज कर्नेल है। कर्नेल की बात करें तो किसी भी ओएस का मुख्य आधार होता है, ये सीधे हार्डवेयर के संपर्क में रहता है और तय करता है कि किस प्रोसेस को कितना सीपीयू समय मिलेगा। अलग अलग प्रोसेस है तो सीपीयू समय कितना मिलेगा, और मेमोरी का प्रबंधन कैसे होगा, कितनी मेमोरी किस ऐप को जानी है। ये एक आदर्श प्रबंधक की तरह काम करता है, मैनेजमेंट का कार्य करता है मेमोरी का। कर्नेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, विंडोज 11 में निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ट इन टूल यूजर के कीबोर्ड शॉर्टकट
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC दबाने पर तुरंत ओपन हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट ESC टास्क मैनेजर ओपन करता है। टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की है जो सीधे खोलने का सबसे छोटा और एक तरीके से शॉर्टकट की। जब कोई ऐप हैंग हो जाए, कोई भी आपका ऑप्शन काम ना करे वहां पर, तो उस केस में टास्क मैनेजर ओपन करेंगे, उस ऐप को वहां से हटाएंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट ESC प्रेस करके ऐसा आप कर सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो विंडोज के साथ ई प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल, इसके लिए कोई सीधा शॉर्टकट नहीं है, रन कमांड में आप सर्च से खोलना पड़ेगा कंट्रोल पैनल। सेटिंग्स के लिए विंडोज प्लस आई शॉर्टकट की है। कंप्यूटर की सेटिंग ओपन करनी है तो विंडोज आई प्रेस कर दो। फाइल ओपन कर तो विंडोज ई आपका हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट ESC टास्क मैनेजर है। विंडोज कंप्यूटर पर गतिविधियों की सध्य अनुक्रिया प्रवाह रियल टाइम फ्लो को मॉनिटर करने का सही तरीका क्या है? एक तरीका क्या है? रियल टाइम फ्लो को मॉनिटर करना है विंडोज कंप्यूटर पर, तो टास्क मैनेजर हो जाएगा जो अभी कंट्रोल शिफ्ट ESC से आपने ओपन किया है। तो ये आपके रियल टाइम फ्लो कंप्यूटर के अंदर अभी इसी वक्त क्या घटित हो रहा है, तो टास्क मैनेजर से आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें वहां पर ओपन है। रियल टाइम अपडेट आप जान पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने के लिए कौन उत्तरदायी है? जब कंप्यूटर ओपन होता है, बूटिंग प्रक्रिया है, जब ऑन करते हो तो बायोस वहां पर मेमोरी में लोड करने के लिए उत्तरदायी है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, बायोस की फुल फॉर्म। ये मदरबोर्ड पर स्थित रहता है। मदरबोर्ड पर ऐसा प्रोग्राम है, जब आप कंप्यूटर चालू करते तो बायोस ही हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजता है और इसे चलाने के लिए रैम में से भेजता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में। रोम बायोस स्वयं इसी चिप के अंदर सुरक्षित रहता ताकि कंप्यूटर बंद होने पर ये प्रोग्राम ना मिटे। रोम में बायोस रहेगा ताकि ये एक प्रोग्राम डिलीट ना हो सके, कंप्यूटर ओपन करने के लिए काम में आ सके। और नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर के सभी कोरों में कुल प्रोसेसर यूटिलाइजेशन किस सेक्शन के अंतर्गत पाया जा सकता है? तो कुल प्रोसेसर यूटिलाइजेशन है मिलेगा टास्क मैनेजर में। कंट्रोल शिफ्ट ESC वाली जो चीज थी, तो आपके प्रोसेसर के सभी कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, आपको टास्क मैनेजर के परफॉर्मेंस सेक्शन में CPU पर क्लिक करना होगा और वहां ग्राफ पर राइट क्लिक करके लॉजिकल प्रोसेसर चुनने पर हर कोर अलग अलग लोड वहां पर दिखता है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं विंडोज 11 में फाइल मैनेजमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो यहां आप स्टेटमेंट देखेंगे, दो कथन आपको दे रखे हैं विंडोज 11 में। तो पहला स्टेटमेंट है, जब किसी फाइल को डिलीट किया जाता है और उसे रिसाइकल बिन में मूव किया जाता है तो उसका कंटेंट स्टोरेज डिस्क से तुरंत और स्थायी रूप से इरेज हो जाता है। तो स्थायी रूप से इरेज हो जाता है क्या? रिसाइकल बिन में वो जारी डिलीट होकर तो नहीं होगा स्थायी रूप से, रिसाइकल बिन में अभी भी है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, असत्य। फाइल पाथ है, सबसे पहले जो मुख्य आपके डायरेक्टरी C, उसके बाद यूजर्स में है, डॉक्यूमेंट में है और फिर फाइल का नाम है। एक सख्त पदानुक्रमित संरचना है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक फाइल एक अद्वितीय पाथ होता है। बिल्कुल अद्वितीय पाथ में वो जहां सेव रहती है। तो विकल्प जो ऑप्शन आपका D है वो करेक्ट है, जिसमें 2 नंबर वाला स्टेटमेंट सही है, 1 नंबर वाला गलत है। पहला कथन असत्य है क्योंकि रिसाइकल बिन में फाइल सिर्फ मूव होती है, इरेज नहीं, वहां से वापस लाया जा सकता है। दूसरा सत्य है क्योंकि विंडोज ये पूरी हिरार्की रहती है फाइल सिस्टम की, जहां हर फाइल का अपना एक निश्चित और यूनिक पत्ता होता है, पाथ होता है। सवाल है, कंप्यूटर में हाइबरनेशन मोड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाइबरनेशन मोड, तो हाइबरनेशन मोड में है ना, बिजली सबसे कम खपत होती है इस मोड में। स्लीप मोड आपने सुना होगा, एक हाइबरनेशन मोड होता है, इस मोड में बिजली का न्यूनतम उपयोग होता है। बिल्कुल एक तरीके से कंप्यूटर ऑफ वाली कंडीशन आप मान सकते हो। तो हाइबरनेशन लैपटॉप के लिए बहुत उपयोगी है। ये खुली हुई फाइलों और एप्स को हार्ड डिस्क में लिखकर कंप्यूटर को पूरी तरह बंद कर देता है। अब हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज है, स्थायी मेमोरी है, तो जो भी ओपन आपकी फाइल है, ओपन जो प्रोग्राम है, एप्स हैं जो ओपन है और कंप्यूटर अभी तक आपने ऑफ नहीं किया है, तो ओपन चीजें इरेज ना हो तो वो हार्ड डिस्क में एक बार सेव हो जाती है। इससे बिजली की खपत लगभग शून्य हो जाती है क्योंकि सिस्टम को चालू रखने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो हार्ड डिस्क में सेव हो गई है। स्लीप मोड, इसमें बिजली का थोड़ा उपयोग होता है क्योंकि डेटा को चालू रखने के लिए रैम को पावर चाहिए, लेकिन ये रैम की बजाय हार्ड डिस्क में ही सेव हो रहा है हाइबरनेशन मोड में।
तो अगला सवाल यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा पावर मोड खुले सत्र ओपन सेशन को बनाए रखते हुए सबसे कम विद्युत का उपयोग करता है? सबसे कम विद्युत का उपयोग हाइबरनेट करता है। सेशन भी ओपन और शून्य इलेक्ट्रिसिटी वहां पर। स्लीप में और स्टैंड बाई में रैम चालू रखने के लिए थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। टास्क मैनेजर में निम्नलिखित में से कौन सा टैब सीपीयू और मेमोरी उपयोग को ग्राफ दर्शाता है? तो परफॉर्मेंस टैब में आपको मिलेगा टास्क मैनेजर में सीपीयू और मेमोरी उपयोग का ग्राफ। परफॉर्मेंस टैब ही वो जगह है जहां आपको सीपीयू, रैम, डिस्क, वाईफाई, जीपीयू का रियल टाइम उतार चढ़ाव वाला ग्राफ देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि सिस्टम पर कब दबाव बढ़ा है। डिटेल्स जो ऑप्शन में दे रखा है, यहां केवल लिस्ट होती है, ग्राफ नहीं है। यूजर्स यहां केवल यूजर के नाम और उनके द्वारा खर्च किए गए संसाधनों का प्रतिशत होता है। रिसाइकल बिन कहां स्थित होता है? तो रिसाइकल बिन की बात करें तो ये आपको डेस्कटॉप पर मिल जाएगा। विंडोज को इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप ही वह स्थान है जहां रिसाइकल बिन का आइकन डिफॉल्ट रूप से दिखाई देता है और आप इसे यहां से राइट क्लिक करके एम्प्टी भी कर सकते हो। टास्क बार ये स्क्रीन के नीचे की पट्टी है, सबसे नीचे जहां चल रहे एप्स दिखते हैं। स्टार्ट मेन्यू यहाँ एप्स की लिस्ट होती है, लेकिन रिसाइकल बिन का मुख्य स्थान डेस्कटॉप ही है। विंडोज का कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, रिमूव करने या प्रबंधित करने में सहायता करता है? कंट्रोल पैनल में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, रिमूव वगैरह कर सकते हो। कंट्रोल पैनल हो जाएगा। तो इसमें प्रोग्राम्स और फीचर्स का एक ऑप्शन रहता है कंट्रोल पैनल में, जहां आपका इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आप प्रोग्राम देख सकते हो, उसे हटा सकते हो। नेक्स्ट है विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी लोकेशन हाल ही में खोली गई फाइलों को त्वरित एक्सेस के लिए स्टोर करती है? क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस टूल होता है ना, जहां पर आपकी ऐसी लोकेशन है हाल ही में खोली गई फाइलों को आपको तुरंत एक्सेस चाहिए तो क्विक एक्सेस में मिल जाएगी। अभी कौन सी फाइल ओपन है, वन क्लिक में आप उन्हें दोबारा देख पाएंगे। जब आप फाइल एक्सप्लोरर खोलते हो तो सबसे ऊपर क्विक एक्सेस दिखता है। यह आपके द्वारा हाल ही में खोली गई फाइलों को दिखाता है क्विक एक्सेस में, हाल ही लेटेस्ट फाइल, ताकि डायरेक्टली ओपन कर सको आप। विंडोज के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा घटक प्राय उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन और सिस्टम सेटिंग्स तक त्वरित एक्सेस प्रदान करता है? टास्क बार है। तो टास्क बार में आप डायरेक्टली खोले हुए ऐप है सिस्टम सेटिंग पर जा सकते हो, त्वरित एक्सेस आपको मिलता है। टास्क बार। रिसाइकल बिन आपको पता है, जो आपने डिलीट कर रखी फाइल है दोबारा रिकवर कर सकते हो। तो ये ऑप्शन से ही आप इसको फिल्टर कर पाएंगे। जब कोई विंडोज कंप्यूटर स्लीप मोड में होता है तो सामने तो कौन सा यूजर्स एक्शन सिस्टम को सक्रिय अवस्था में वापस पहुंचाता है? स्लीप मोड में जैसे कंप्यूटर है और वापस आपको एक्टिव करना है तो आप माउस को थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करेंगे तो वो वापस एक्टिव मोड में आ जाएगा। स्लीप मोड से बाहर आने के लिए कंप्यूटर को जगाने के लिए आपको माउस को हिलाना पड़ेगा। संक्षिप्त रूप बायोस का देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट जब कंप्यूटर रिबूट हो रहा होता है, ओपन हो रहा होता है, उस केस में ये काम आता है। विंडोज का नवीनतम संस्करण कौन सा है? इनमें से आप देखेंगे तो विंडोज 11 नहीं आया है, तो विंडोज 18 नहीं आया तो विंडोज 11 हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को 2021 के अंत में लॉन्च किया था, जो विंडोज 10 का नेक्स्ट वर्जन है और वर्तमान में सबसे जो विंडोज 11 है वो आधुनिक वर्जन है। विंडोज 18 जैसा कोई अभी वर्जन है ही नहीं अस्तित्व में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मेमोरी, प्रोसेस और डिवाइस को मैनेज करने वाला प्रोग्राम। मेमोरी को है, प्रोसेस और पूरी डिवाइस को मैनेज करता है, यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इजी से ऑप्शन है, आप डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हो इनमें से। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का क्या अर्थ है? रीस्टार्ट यानी उसे स्वचालित रूप से ऑफ करके फिर से ऑन करना। तो रीस्टार्ट में एक ही बटन से आपका ऑफ होगा फिर दोबारा ऑन होगा। नहीं तो आप ऑफ करते हो, ऑन के लिए दोबारा बटन प्रेस करते हो। तो रीस्टार्ट में डायरेक्टली पहले ऑफ होगा फिर ऑन होगा। तो रीस्टार्ट को वार्म बूटिंग भी कहते हैं। इसमें कंप्यूटर की बिजली पूरी तरह बंद नहीं होती, बल्कि सिस्टम खुद को बंद करके तुरंत फिर से शुरू कर देता है। ठीक। अब यहाँ पर चौथा आपका चैप्टर है कंप्यूटर से, जहां से सवाल आए हैं वो है सॉफ्टवेयर टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अपन एप्लीकेशन, यूटिलिटी, इनके बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच डेटा और जो अनुदेश है, डायरेक्शंस है, इनके प्रवाह को प्रबंधित करने और समन्वित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जो सिस्टम के कोर
स्पेस के रूप में कार्य करता है, तो रिसोर्स मैनेजर हो जाएगा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हो, ओएस अपने आप में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर है। जैसे मॉनिटर अपना हार्डवेयर है, माउस है, कीबोर्ड है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच डाटा और डायरेक्शन के प्रवाह को प्रबंधित करने और समन्वित करने के लिए डिजाइन किया जाता है ओएस को। ऑपरेटिंग सिस्टम का यही कार्य होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में यहां पर प्रबंधन हो सके, जो सिस्टम की कोर रिसोर्स मैनेजर के रूप में कार्य करता है। तो रिसोर्स मैनेजर यहां पर हो जाएगा, ओएस को रिसोर्स मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है। ऑप्शंस आप देखेंगे तो एक ऑप्शन पेरिफेरल डिवाइस, ये बाहरी उपकरण होते हैं, प्रिंटर, माउस, जिन्हें ओएस द्वारा मैनेज किया जाता है, न कि ओएस स्वयं एक डिवाइस है। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये बाकी डिवाइसेज हैं, पेरिफेरल डिवाइस आप इसे कहते हो। नेक्स्ट अपना, मारिया उन स्टार्टअप प्रोग्राम और सर्विस को मैनेज करना चाहती हैं जो विंडोज 11 के स्टार्ट होने पर ऑटोमेटिक रूप से रन करते हैं। तो स्टार्टअप प्रोग्राम उसे कहते हैं जैसे ही विंडोज 11 या फिर आपका कंप्यूटर ओपन किया, खोला यानी ऑन किया, उस केस में कुछ प्रोग्राम डायरेक्टली बैकग्राउंड में रन होना स्टार्ट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज यूटिलिटी इस काम के लिए डेडिकेटेड स्टार्टअप और सर्विस टास्क प्रदान करती है? तो जैसे ही आप विंडोज ओपन करें तो स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए कौन सी यहां पर यूटिलिटी है, वो है एमएस कॉन्फिग। एमएस कॉन्फिग है, जैसे ही ये यूटिलिटी क्या करती है, बूटिंग जो प्रोसेस है, जैसे ही विंडोज ओपन हुआ तो बैकग्राउंड में कुछ जरूरी प्रोग्राम ओपन करती है एमएस कॉन्फिग, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे, सिस्टम रीस्टोर करना। रीस्टोर का मतलब ये हुआ जैसे कि आपका अभी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई है, लेकिन लास्ट आप देखेंगे कि आपका सिस्टम 1 अप्रैल को सही था, तो आप 1 अप्रैल वाले वर्जन में लेकर जाना चाहते हो तो सिस्टम रीस्टोर। विंडोज डिफेंडर है, ये तो आपका एंटीवायरस हो जाएगा। क्लीनअप भी ऐसा ही काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, इसमें स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बाकी सभी कॉमन है। हर जैसे कि आपका लिबर ऑफिस कैल्क, मोजिला फायरफॉक्स एप्लीकेशन, सुविधा सभी को मिल रही है, लेकिन स्कूल अलग अलग स्कूल अपने अनुसार यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। एडोबी सभी के लिए सेम चीज प्रोवाइड करा रहा है, तो स्कूल मैनेजमेंट जरूरत के हिसाब से ये और कस्टमाइज्ड आप कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व? इसमें भी कस्टमाइज्ड का है। स्प्रेडशीट है, एमएस एक्सेल में आप देखते हो तो ये फिक्स रहती है, कस्टमाइज्ड का ऐसा कुछ नहीं। मीडिया प्लेयर है जो आपका वीडियो वगैरह चलते हैं, वो कस्टमाइज्ड नहीं रहता है। इमेज व्यूअर आप जो फोटो देखते हो, लेकिन कोई कंपनी के लिए पेरोल मैनेजमेंट, पेरोल पेमेंट के लिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कंपनी के स्पेसिफिक है, तो कस्टमाइज्ड ऐप जैसे अलग अलग कोचिंग के आप ऐप देखते हो तो वो कस्टमाइज्ड होते हैं। और क्रोम ब्राउजर है वो सभी के लिए सेम है, कस्टमाइज्ड करके ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा वर्गीकरण क्रमादेश अनुवाद प्रोग्राम ट्रांसलेशन में भूमिका के आधार पर एक कंपाइलर को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्यायित करता है? कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यही तो कंपाइलर करता है। ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड है, जैसे ये जो आपने लिख रखे हैं ना जितने भी चीजें, ये हाई लेवल है, आपका कंप्यूटर इसे नहीं समझेगी, मशीन को उसके अलग कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कंपाइलर काम करेगा। तो कंपाइलर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, क्योंकि ये ओएस निष्पादन के लिए कोड को कन्वर्ट करता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा उदाहरण यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की श्रेणी को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो इसमें से आपका हो जाएगा डिस्क क्लीनअप, जो कंप्यूटर रख रखाव में काम आता है, जो एंटीवायरस है, क्लीनअप है, ये यूटिलिटी है, रख रखाव सिक्योरिटी वाली चीजें, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन सही तरीके से काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के स्थान पर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर विशेष रूप से निर्भर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं तो कौन सा ऑपरेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है? तो प्रोग्राम को मेमोरी आवंटित करना।
अलग अलग एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, उनको मेमोरी आवंटित करना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा। मेमोरी प्रदान करना, मेमोरी आवंटित करना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है। और बाकी जो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये केवल ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी मांग सकते हैं, लेकिन देने का काम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो कार्य करने के लिए पूर्णतः सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है, जैसे विंडोज में ही ये ओपन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही ये चलेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये डिपेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रहता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बायोस, ठीक है। उबंटू, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपने आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन में आपका MS एक्सेल हो जाएगी, विंडोज हो गई, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स है, विंडोज है, ये OS है जो अपने आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बूट करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सीधे हार्डवेयर पर रन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर डिपेंड रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपके हार्डवेयर पर हो गया, जो आपके अंदर मदरबोर्ड लगी हुई है, CPU है, इन सभी पर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होता है, ये चीज है अंतर। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपका विंडोज है, बाकी पेंट, पावर पॉइंट, MS वर्ड ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर जैसे घटक किस श्रेणी के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर है, आंतरिक कार्य को नियंत्रित करने वाला। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य यूजर को नहीं बल्कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य प्रोग्राम को मैनेज करना है। कंप्यूटर के आंतरिक चीजें, मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी आवंटित करना, हार्डवेयर कंट्रोल करना, ड्राइवर वगैरह, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है। और बाकी जो दे रखा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर है, जो MS, जो पावर पॉइंट आपका हो गया, गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट अपना चैप्टर है फाइल फॉर्मेट एंड एक्सटेंशन। फाइल फॉर्मेट और एक्सटेंशन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार की फाइल को सिस्टम फाइल के रूप में वर्गीकृत किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसमें ये आपका हो जाएगा DLL, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, DLL, ये आपके सिस्टम फाइल के रूप में वर्गीकृत करती है। सिस्टम वाली फाइल है DLL, सिस्टम की, बाकी एप्लीकेशन की। DLL पूर्ण रूप से डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है। ये ऐसी महत्वपूर्ण सिस्टम फाइल होती है जिनमें कोड और डेटा के साझा सेट होते हैं। इनका उपयोग कई प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। इनके बिना कई विंडोज प्रोग्राम ठीक से काम नहीं करते हैं। MP3 दे रखा है, ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग संगीत सुनने के लिए करते हैं। डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। जिप एक कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग कई फाइलों को एक साथ छोटे आकार में पैक करने के लिए, जिप में, जैसे जिप फाइल में एक साथ काफ़ी PDF हो सकती है, काफ़ी फोल्डर हो सकते हैं, ये जिप होती है। लेकिन DLL है, ये आपको सिस्टम फाइल के रूप में वर्गीकृत करती है विंडोज OS में। विंडोज 11 में .msi, तो .msi फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल मुख्यतः किस विशेष फंक्शन के लिए डिजाइन की गई है? MSI वाली जो फाइल एक्सटेंशन है ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन करने के लिए है। MSI का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर है, MSI। ये एक डेटाबेस फाइल है जिसका उपयोग विंडोज इंस्टॉलर सेवा द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल और अपडेट करने के लिए उपयोग होता है। MSI यानी आप जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल है, अनइंस्टॉल है या फिर अपडेट के लिए काम में लेंगे। और ऑप्शन में इमेज एडिटिंग दे रखा है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज है, मल्टीमीडिया है। तो इमेज एडिटिंग के लिए .pst, .ai, .xcf जैसे एक्सटेंशन होते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए .pdf है, डॉक्स है, RTF है। मल्टीमीडिया MP4, AVI, MKV, ये चीज़ें रहती हैं।
स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में इंपोर्ट किए जा सकने वाले संचित डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल का कौन सा प्रकार सबसे उपयुक्त है। अब स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, जैसे कि बात करते हैं एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में जो स्प्रेडशीट रहती है इसको .csv फॉर्मेट से सेव किया जाता है, .csv स्प्रेडशीट को, ठीक है। CSV का पूर्ण रूप है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है जिसमें डेटा को कॉमा के द्वारा अलग करके व्यवस्थित किया जाता है। इसे आसानी से एक्सेल में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, गूगल शीट में ले सकते हो। CSV फाइल है, कम साइज की रहेगी, कॉमा से सेपरेट रहेगी चीजें। .exe फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो प्रोग्राम को रन करने के लिए, काफी बार आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो exe फॉर्मेट में है तो डायरेक्टली प्रोग्राम रन को करने को बताती है कि यहाँ से प्रोग्राम क्लिक करने पर रन हो जाएगा। MP4 ये वीडियो फाइल है, PNG इमेज फाइल है। एक विद्यार्थी विंडोज 11 में किसी फाइल पर डबल क्लिक करता है और एक प्रोग्राम तुरंत रन करने लगता है। फाइल कोई डॉक्यूमेंट या इमेज नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है। तो सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है, डायरेक्टली आपने उस फाइल पर डबल क्लिक किया और वो सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है, एप्लीकेशन इंस्टॉल का वहां पर पॉपअप शो कर रहा है, यस नो दिखा रहा है, तो फाइल टाइप जो ओपन है EXE हो जाएगा। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है, JPG इमेज फाइल है, MP3 आपके ऑडियो फाइल है, लेकिन ये कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसमें कंप्यूटर के लिए सीधे निर्देश होते हैं कि जब आप इन पर डबल क्लिक करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को लोड करके उन्हें तुरंत रन करना शुरू कर देता है। कंप्यूटर पर .wma फाइल से क्या तात्पर्य है। WMA यानी विंडोज मीडिया ऑडियो फॉर्मेट, विंडोज मीडिया ऑडियो फॉर्मेट है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऑडियो डेटा कंप्रेशन तकनीक है। इसे विशेष रूप से विंडोज मीडिया प्लेयर के लिए बनाया गया ताकि उच्च गुणवत्ता वाला ऑडियो कम फाइल साइज में स्टोर किया जा सके। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं चैप्टर कीबोर्ड शॉर्टकट एंड कमांड्स। अच्छे खासे सवाल यहां से पूछे गए हैं, 19-20 क्वेश्चंस। तो शॉर्टकट और कमांड की बात करें कीबोर्ड की, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट सक्रिय विंडो का सिस्टम मेनू ओपन करता है। तो जो सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए ALT के साथ में स्पेस प्रेस करेंगे आप, तो ALT प्लस स्पेस दबाने पर सक्रिय प्रोग्राम की विंडो का सिस्टम मेनू खुलता है, जहां से आप विंडो को रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या बंद कर सकते हो। तो ये ALT और स्पेस हो जाएगा, विंडोज का सिस्टम मेनू ओपन होता है ALT और स्पेस प्रेस करने पर। ALT के साथ एंटर आपने प्रेस, अल्ट की के साथ एंटर प्रेस किया, ये चयनित आइटम की प्रॉपर्टीज विंडोज खोलता है। चयनित आइटम जो भी, जैसे आपने कोई फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट किया है, इसकी प्रॉपर्टीज विशेषताओं कौन ओपन करता है। तो आपने फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, फिर अल्ट की के साथ एंटर प्रेस किया तो उसकी प्रॉपर्टीज बताएगा। अल्ट के साथ F4 ये वर्तमान में सक्रिय प्रोग्राम या विंडो को बंद करता है। और अल्ट टैब है, इसका उपयोग खुले हुए विभिन्न एप्लीकेशन के बीच स्विच करना है। जैसे एक से ज्यादा प्रोग्राम ऐप ओपन है, इस ऐप से दूसरे ऐप में जाना है, दूसरे ब्राउजर में जाना है, तो आप अल्ट टैब से खुले हुए ओपन प्रोग्राम में स्विच कर सकते हो। विंडोज 11 में आंशिक नामों वाली फाइलों को खोजने के लिए आप किसका उपयोग करते हो। तो एस्टेरिस्क यानी स्टार मार्क्स, ये स्टार। तो एस्टेरिस्क एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो किसी भी संख्या में वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए star.docs खोजने पर वे सभी फाइलें मिलेगी जिनका एक्सटेंशन .docs है, तो .docs वाली सारी फाइलें मिल जाएगी। तो आंशिक नामों वाली फाइल खोजने के लिए ये उपयोग में लेते हैं एस्टेरिस्क। क्वेश्चन मार्क ये केवल अकेले वर्ण को सर्च पैटर्न में बदलने के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन मार्क अकेले वर्ण को, जहां सिंगल वर्ण है उसी को सर्च करना है उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक पैटर्न से मैच करने वाली फाइलों को खोजने के लिए किस वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर भी आपका स्टार और फिर फाइल एक्सटेंशन। स्टार के साथ में आपने JPG डाला है तो JPG की सारी फाइलें आ जाएगी। तो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, फाइल एक्सटेंशन का मतलब यही है। तो आप किसी विशेष प्रकार की सभी फाइलें खोजना चाहते हो तो स्टार के साथ में आप डालेंगे। नेक्स्ट यहां पर एक उपयोगकर्ता गलती से ओवरराइट मोड ऑन कर देता है और प्रत्येक नया अक्षर पंक्ति में पुराने अक्षर को प्रतिस्थापित कर देता है। तो किस कुंजी के द्वारा इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड के बीच आप स्विच कर सकते हो।
देखिए ओवरराइट मोड का मतलब ये हुआ, जैसे पहले से लिख रखा था आई एम हैप्पी, मान लेते हैं लिख रखा था, आप ओवरराइट मोड में हो, आपको लिखना है वी, तो वी डब्ल्यू आप एंटर किया तो उसके आगे का लेटर अपने आप हट जाएगा, आई हट जाएगा, तो ये ओवरराइट मोड है। तो ओवरराइट मोड के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में आप डायरेक्टली जैसे ही कोई लिखते हो, कुछ भी वर्ड आपने लिख दिया, आपका नाम लिख दिया, तो डायरेक्टली आपका नाम इंसर्ट हो जाएगा, कोई भी डिलीट वगैरह नहीं होगा। तो ये INS, इस कुंजी का उपयोग इंसर्ट मोड और ओवरराइट मोड इन दोनों के बीच स्विच करने के लिए ये कुंजी काम में लेते हैं। डेल, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए, दाईं ओर के अक्षर को। टैब, कर्सर को एक निश्चित दूरी आगे बढ़ाने के लिए। अधिकांश वेब ब्राउजर में जब एक ब्राउजर में कई टैब ओपन होते हैं तो कंट्रोल प्लस टैब दबाने से कौन सी क्रिया होती है? कंट्रोल प्लस टैब दाईं और अगले टैब पर नेविगेट करना, राइट साइड नेक्स्ट टैब पर बढ़ना, कंट्रोल टैब। तो कंट्रोल टैब दबाने पर ब्राउजर में खोले हुए अगले टैब पर आप चले जाएंगे। अब वापस पिछले टैब पर आना है तो इसके साथ शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब प्रीवियस टैब पर आप जाएंगे। कंट्रोल टी में नया टैब खोलेंगे। कंट्रोल डब्ल्यू में वर्तमान टैब को बंद कर सकते हो आप। निम्न में से कौन सा शॉर्टकट सेलेक्ट किए गए आइटम की प्रॉपर्टीज को ओपन करता है? जैसे आपने आइटम सेलेक्ट कर दिया, ये चीज सेलेक्ट कर दी है, कोई फाइल है, इसकी प्रॉपर्टीज देखना है तो ALT के साथ एंटर आप प्रेस करेंगे। अल्ट के साथ एंटर प्रेस करने पर उसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएगी। विंडोज में अल्ट प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट का प्राथमिक कार्य है जितने भी एप्लीकेशन ओपन है, जितने भी खुली विंडोज हैं, इनके बीच स्विच करना। तो स्विच करना है, कौन से ऐप को आप ओपन करना चाहते हो। स्विच करने के लिए 2-3 प्रोग्राम ओपन है, अल्ट टैब प्रेस किया, इस प्रोग्राम से ये प्रोग्राम में आप स्विच हो जाएंगे। विंडोज डी से सभी विंडोज को मिनिमाइज करके सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए होता है। विंडोज में कीबोर्ड शॉर्टकट है ALT के साथ में F4, इसका कार्य है एक्टिव विंडो को बंद करना। अल्ट की के साथ F4 है, जिस भी प्रोग्राम में अभी आप हो उसको बंद करना है तो ये ALT F4 है। यदि कोई भी प्रोग्राम नहीं खुला है तो ALT के साथ F4 में शट डाउन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि शट डाउन, रिबूट, रीस्टार्ट वगैरह जो करते हो आप। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अल्ट की के साथ F4 है तो करंट विंडो या एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में कंट्रोल के साथ में Y का क्या कार्य है? अंडू रिडू वाली स्थिति है। Y रिडू है कंट्रोल के साथ में, Z अंडू को दर्शाता है। तो पिछली अंडू की गई क्रिया को रिडू करता है, Y रिडू करता है, ठीक है। तो अंडू और रिडू दोनों जस्ट उल्टे हैं। और जैसे कि कंट्रोल Z का मतलब ये हुआ अंडू करना, जैसे आपने कुछ गलत लिख दिया है, पैराग्राफ है, उसको वापस हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z। अब आपका दिमाग में कि तो मेरे को नहीं हटाना था, मैंने हटा दिया, तो कंट्रोल Y से वापस उसी स्थिति में आप आ जाएंगे। ये चीज है। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट है। कोई विद्यार्थी PDF फाइल में एक शब्द खोजना चाहता है, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट मदद करेगा? तो कंट्रोल के साथ में F है तो वो सर्च कर पाएगा, फाइंड कर पाएगा, ठीक। पिछली क्रिया को अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट का? कंट्रोल Z है अंडू, Y है रिडू और कंट्रोल Z हो जाएगा। कंट्रोल X सेलेक्ट किए गए कंटेंट को कट करने के लिए, U में अंडरलाइन हो जाएगा। और अगला है डॉक्यूमेंट में संपूर्ण कंटेंट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A से ऑल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल S से सेव है, कंट्रोल R से राइट अलाइन होता है। रिफ्रेश भी। एक फाइल का नाम हाईलाइट किया गया है और आप इसे ओरिजिनल फोल्डर में रखते हुए किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं, कौन से चरण इस कार्य से मेल खाते हैं? तो हाईलाइट है, ओरिजिनल फोल्डर में भी रखना है और दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है तो C करना पड़ेगा। कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और जहां पर भी फोल्डर में आपको रखना है दूसरे फोल्डर में कंट्रोल V। X आप करेंगे तो वहां से हट जाएगा ओरिजिनल फोल्डर में। ओरिजिनल फोल्डर में आपको रखना है तो X नहीं कर सकते, C आपको करना पड़ेगा। सेव का रहता है कंट्रोल S, तो ये दो ऑप्शन में से आप जाएंगे, लेकिन दूसरे फोल्डर के लिए आपको कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस टैब का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट में तो ओपन टैब के बीच स्विच करना। जैसे आपका वेब ब्राउजर ओपन है,
अब वेब ब्राउजर ओपन है तो जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, उसमें आपने एक से अधिक टैब खोल रखे हैं, तो उन टैब में स्विच करने के लिए कंट्रोल टैब, ठीक है, टैब में स्विच करना है। एक छात्रा ने एक पैराग्राफ टाइप कर लिया है और वो डॉक्यूमेंट में बाद में उपयोग करने के लिए एक वाक्य की कॉपी बनाना चाहती है। वो सबसे पहले वाक्य को सिलेक्ट करती है, उसे अगला कौन सा शॉर्टकट दबाना चाहिए। कॉपी के लिए कंट्रोल सी और फिर पेस्ट होता है कंट्रोल वी। टेक्स्ट को शीघ्र कॉपी और पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट के किस युग्म का उपयोग है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट मौजूदा फाइल को सेव करता है। कंट्रोल प्लस एस है, ये सेव करता है, कंट्रोल पी प्रिंट करता है। डेस्कटॉप पर एक फाइल को सिलेक्ट किया गया है, डिलीट की दबाने से मुख्य रूप से क्या होगा। फाइल वहां से रिमूव होकर रिसाइकल बिन में चली जाएगी। अब देखिएगा डायरेक्टली आप डिलीट, जैसे आपने कोई फाइल सेलेक्ट की है, डिलीट प्रेस किया तो रिसाइकल बिन में जाएगी। शिफ्ट के साथ डिलीट आपने प्रेस कर दिया तो वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाएगी। F2 होता है फाइल का नाम बदलने के लिए। आपने उस फाइल को सेलेक्ट करके F2 की प्रेस किए तो उसका रीनेम आप कर सकती हो। नेक्स्ट यहाँ पर दो लचीली परतों। अब अगले जो क्वेश्चन है ना वो हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित है, ठीक है, हार्डवेयर एंड आईओ उपकरण। तो प्रश्न है दो लचीली परतें हैं, फ्लेक्सिबल लेयर है, इनको एक साथ प्रेस करके किस प्रकार की टच स्क्रीन काम करती है। जैसे ये नाखून है, प्लास्टिक है, जैसे अपने मोबाइल फोन में आप देखेंगे ना, नाखून है, प्लास्टिक है, ये काम नहीं करते हैं टच स्क्रीन पर। लेकिन एक ऐसी टच स्क्रीन जिसमें फ्लेक्सिबल लेयर्स होती है, इनको आपस में प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नाखून से भी वहां पर टच स्क्रीन काम करेगी, प्लास्टिक से भी करेगी। ये जितनी भी अचालक की वस्तु है इनसे भी इनपुट डिटेक्ट कर लेगी ये टच स्क्रीन। तो ये है रेजिस्टिव टच, इसे आप रेजिस्टिव टच बोलते हो। स्क्रीन दो लचीली और पारदर्शी परतों से बनी होती है जिनके बीच एक छोटा सा गैप रहेगा। दो लेयर्स के बीच में एक गैप रख देंगे, जैसे ही आप टच करेंगे ये यहाँ पर आपस में लेयर मिलेगी ना, तब वो विद्युत प्रवाह होगा और डिवाइस टच को रजिस्टर करेगा। चूंकि दबाव पर आधारित है इसलिए अंगुली, नाखून, किसी भी पेन, स्टाइलस है, प्लास्टिक से चलाया जा सकता है। ये होता है रेजिस्टिव टच। कैपेसिटिव टच जो ऑप्शन ए में दे रखा है, ये आधुनिक स्मार्टफोन में उपयोग होता है। ये शरीर की विद्युत चालकता पर आधारित है, इसलिए ये केवल अंगुली या विशेष कंडक्टर पेन से चलती, नाखून से नहीं चलती। कैपेसिटिव है, विशेष अपना स्मार्टफोन है। इंफ्रारेड ग्रिड टच, इसमें स्क्रीन के किनारों पर लगे सेंसर प्रकाश की अदृश्य बीम का जाल बनाते हैं। जब उंगली बीच में आती है तो बीम टूटने से टच का पता चलता है। सरफेस एक्यूस्टिक वेव, ये अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है जो स्क्रीन की सतह पर चलती है। टच होने पर इन तरंगों का कुछ हिस्सा अवशोषित हो जाता है जिससे टच की लोकेशन पता चलती है। तो अलग अलग टाइप के टच रहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा घटक सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रिंटर या माउस जैसी पेरिफेरल डिवाइस के बीच डेटा प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। वो ड्राइवर हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर उसे बोला जाएगा। सीपीयू को कनेक्ट करेगा पेरिफेरल डिवाइस से। माउस है, माउस सीपीयू में कनेक्ट होगा तो वहां पर ड्राइवर चाहिए, डिवाइस ड्राइवर जो उसको कनेक्ट करने के लिए। विशिष्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में ये ट्रांसलेटर का काम करते हैं। इनके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जान पाएगा कि प्रिंटर स्कैनर को निर्देश कैसे भेजने हैं, तो ड्राइवर से पता चलेगा कि कैसे प्रिंटर को प्रिंट का निर्देश भेजना है। ऑप्शन में आपको एपीआई दे रखा है, ये सॉफ्टवेयर के बीच संचार का एक नियम सेट है ताकि ऐसे ओएस की सुविधाओं का उपयोग कर सके। अगला सवाल है, स्पेस या फिर डैश एक परिष्कृत तकनीक है जिसका उपयोग हाई स्पीड स्कैनर द्वारा भौतिक दस्तावेज से बहुत सटीक और विस्तृत डिजिटल इमेज कैप्चर करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग प्राय पुरालेखी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तो ओसीआर है, पुरालेखी प्रयोजन है, यानी बहुत कोई पहले की बुक्स वगैरह हैं और उनको आपको कन्वर्ट करना है लेटेस्ट टेक्स्ट में। अभी जो टेक्स्ट वर्जन में डालना है तो ओसीआर करेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ये टेक्नोलॉजी कागजी दस्तावेज है, पीडीएफ तस्वीर के अंदर लिखे टेक्स्ट है, उनको भी पहचान करके एडिटेबल टेक्स्ट में संपादन योग्य फाइल में कन्वर्ट कर देगी। तो पुस्तकालय में पुरानी किताबों को डिजिटल बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग होता है। एमआईसीआर जो ऑप्शन में दे रखा है, जो बैंकों में चेक होते हैं, चेक,
उस पर छपे हुए विशेष नंबर को पढ़ने के लिए इसका उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? इनपुट आउटपुट टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन एक अनूठा उपकरण है। टच स्क्रीन पर आप इनपुट देते हो, अपने अंगुली से फिंगर टच करते हो, और आउटपुट में आपको स्क्रीन पर शो करती है ना चीजें, वो आउटपुट है। तो ये दोनों की काम आएगा, ठीक है, इनपुट आउटपुट में। प्रिंटर है तो आउटपुट देता है हार्ड कॉपी, स्पीकर तो आपको आउटपुट देता है, कीबोर्ड है आप निर्देश देते हो तो इनपुट है ये। हेडफोन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? हेडफोन, हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, जहां से आपको सुनाई देता है, ध्वनि तरंग में आप सुनते हो, तो आउटपुट है। इनपुट में माइक्रोफोन है, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं तो ये रिकॉर्ड माइक्रोफोन से हो रहा है, माइक से हो रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस भी गाने स्टोर करते हैं, तो इनपुट है। एक प्रिंटर कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करता है और कागज पर उसकी हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है, ये गतिविधि आउटपुट उपकरण के अंतर्गत आएगी आपकी। इनपुट है स्कैनर, आप स्कैन करने के लिए इनपुट का काम में लेंगे, लेकिन प्रिंट के लिए आउटपुट डिवाइस का। अब यहां पर प्रश्नों की शुरुआत होती है, सीपीयू एंड परफॉर्मेंस है, सीपीयू और कार्यक्षमता के सवाल। 2025 में लॉन्च किया गया कौन सा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि ये देश का पहला 1 गीगाहर्ट्ज और 64 बिट ड्यूल कोर प्रोसेसर जो 2025 में लॉन्च हुआ, ड्यूल कोर 64 बिट का प्रोसेसर है, देश का पहला 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। इसका नाम है ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर। तो ध्रुव 64 माइक्रो जो भारत का एक माइक्रो प्रोसेसर है, स्वदेशी है, भारत में निर्मित है, भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। 1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है, 64 बिट आर्किटेक्चर वाला ड्यूल कोर प्रोसेसर है, जटिल गणनाओं को संभाल सकता है। शक्ति ऑप्शन में दे रखा आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट है, लेकिन ध्रुव 64 विशेष रूप से 2025 में मील के पत्थर के रूप में साबित। भौतिक रूप से एक सीपीयू को एक या एक से अधिक माइक्रो चिप्स पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की परिभाषा की बात करें तो फिजिकली एक सीपीयू को एक से अधिक माइक्रो चिप्स पर स्थापित किया जाता है। एक सीपीयू को एक से अधिक वहां पर माइक्रो चिप्स होती है, उन माइक्रो चिप्स को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। जब एक संपूर्ण सीपीयू एक ही सिलिकॉन चिप पर एकीकृत किया जाता है तो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। एक ही चिप पर, एक ही सिलिकॉन चिप पर एक संपूर्ण सीपीयू एकीकृत है तो माइक्रो प्रोसेसर है। आधुनिक समय में सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर शब्द अक्सर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम में आते हैं। ऑप्शन में आईसी दे रखा है, ये वह तकनीक है जिसके द्वारा एक चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। सभी माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, लेकिन सभी आईसी माइक्रो प्रोसेसर नहीं हो सकते, ये चीज ध्यान देना। कौन सा मीट्रिक सीपीयू द्वारा प्रति क्लॉक साइकिल पर क्लॉक साइकिल निष्पादित अनुदेशों की औसत संख्या को दर्शाता है? तो ये आईपीसी, इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल। आईपीसी ये मापता है कि एक सीपीयू एक टिक या क्लॉक साइकिल में कितने निर्देशों को पूरा कर सकता है। एक टिक या एक क्लॉक साइकिल में कितने आपने निर्देश दिया उसको कंप्लीट कर सकता है, ये आईपीसी मेजर करता है। यानी इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, एक साइकिल में जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं उसमें कितने कंप्लीट हुए हैं। उच्च आईपीसी का अर्थ है कि प्रोसेसर कम क्लॉक स्पीड पर भी अधिक कार्य कर सकता है। ज्यादा आईपीसी है तो कम क्लॉक स्पीड पर भी कार्य निर्देश को वो ज्यादा कंप्लीट करेगा। क्लॉक स्पीड ये बताती है कि एक सेकंड में प्रोसेसर कितने चक्र पूरे करता है। जैसे 3.2 गीगाहर्ट्ज हो गई क्लॉक स्पीड है, तो एक सेकंड में प्रोसेसर कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, वो क्लॉक स्पीड है। और जो इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल है ये मापता है कि सीपीयू एक टिक या एक क्लॉक साइकिल में कितने निर्देश कंप्लीट करता है। कोर काउंट ये प्रोसेसर के भीतर स्वतंत्र प्रोसेसिंग इकाइयों की संख्या है। बार स्पीड ये सीपीयू और मदरबोर्ड के अन्य घटकों के बीच डाटा ट्रांसफर की गति को मापता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर कंट्रोल यूनिट की प्राथमिक भूमिका क्या है? सीपीयू के भीतर कंट्रोल यूनिट की प्राथमिक भूमिका क्या है? देखिए, सीपीयू की बात करें तो इनके 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो आपका एएलयू अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट है जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग है, तुलना करनी है। लॉजिकल ऑपरेशन है जो AND है, और है, नॉट है, ये सारी चीजें ALU में होती है। यानी सारे मैथ और लॉजिक का काम ALU करता है। उसके बाद CPU का भाग आता है कंट्रोल यूनिट, जो यहाँ पर बात हो रही है। तो कंट्रोल यूनिट की भूमिका क्या है? तो जितने भी ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है वो कंट्रोल यूनिट करेगी। यानी किस समय क्या करना है ये तय करता है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी और जो आपने इनपुट दिया है उसको निर्देश देने का काम करेगा। मतलब पूरा सिस्टम यहीं से कंट्रोल होता, आप कह सकते हो। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ना कि ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, डाटा के प्रवाह का प्रबंधन और समन्वय करता है, पूरा कंट्रोल यही करता है। तो कंट्रोल यूनिट को आप कह सकते हो का ट्रैफिक पुलिसमैन कंप्यूटर का। ये मेमोरी से निर्देश प्राप्त करेगा, डिकोड करेगा, फिर कंप्यूटर के अन्य हिस्सों को संकेत भेजेगा कि क्या करना है। तीसरा यहां पर CPU का भाग होता है रजिस्टर्स, जो मेमोरी होती है, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स जो होता है ये CPU के अंदर की बहुत तेज मेमोरी होती है, टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है, डाटा को जल्दी एक्सेस देने का काम करेगी। तो स्पीड बढ़ाने में महत्वपूर्ण है रजिस्टर। ठीक है, अब यहां पर लास्ट 10 क्वेश्चंस नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से जुड़े हुए सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैन को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? लैन यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क रहता है, कार्यालय या विद्यालय जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है लैन। अगले क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्यूटर के अनुप्रयोग से कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ई कॉमर्स और वित्तीय व्यापार के क्षेत्र में निवेश संबंधी निर्णयों को सूचित करने के लिए तीव्रता से बदलते मार्केट डेटा की बड़ी मात्रा का विश्लेषण करने तथा जटिल पैटर्न का पता लगाने के लिए कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन आवश्यक है? एनालिसिस की बात हो रही है, और वो भी ई कॉमर्स की बात हो रही है, वित्तीय व्यापार के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और बदलते मार्केट जो तीव्रता है उसके डाटा की बड़ी मात्रा में एनालिसिस की बात हो रही है। तो कौन सा यहाँ पर काम आएगा एप्लीकेशन आवश्यक है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है एनालिसिस का, डाटा एन्क्रिप्शन और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, रियल टाइम प्रोडक्टिव एनालिटिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब ये आपके RT रियल टाइम प्रोडक्टिव एनालिटिक्स की जरूरत यहां पर पड़ेगी। विकल्प C करेक्ट है। और ये एक उन्नत तकनीक है जो मार्केट के लाइव डाटा का उपयोग करके फ्यूचर के जो रुझान है, ट्रेंड्स है, उनका अनुमान लगाती है। जो शेयर मार्केट है, ई कॉमर्स में कीमत के उतार चढ़ाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। अदर ऑप्शन जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका उपयोग क्या है? आपके स्टॉक में जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको ट्रैक करने के लिए रहता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सा क्षेत्रक ऑनलाइन लेन देन, पेरोल प्रसंस्करण, इन्वेंट्री नियंत्रण और डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है? तो ये सारी चीजें ना ये व्यापार और वाणिज्य में काम आती हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गई, आपकी इन्वेंट्री है स्टॉक्स के बारे में, वो सारी चीजें व्यापार में काम आएगी। तो ये कंप्यूटर का उपयोग मुनाफे की गणना, कर्मचारियों का पेरोल है जो वेतन है बनाना, सामान की बिक्री है, ऑनलाइन लेन देन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, ये सारा बिजनेस एंड कॉमर्स में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान में कंप्यूटर के उपयोग को दर्शाता है? कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग, प्रयोग का अनुकरण, लेकिन बात हो रही है वैज्ञानिक अनुसंधान। ऑनलाइन शॉपिंग में कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान होता है? टिकट रिजर्वेशन, वर्ड प्रोसेसिंग। तो ऑनलाइन अनुसंधान में जो आप एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते हो उनका अनुकरण करना, सिमुलेशन करना कि किस टाइप का प्रयोग रहेगा, उसको प्रयोग से पहले उनका सिमुलेशन। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोगों का अनुकरण कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली उपयोग है। वैज्ञानिक वास्तविक प्रयोग करने से पहले कंप्यूटर पर उसका मॉडल चलाकर देखते हैं, वही सिमुलेशन होता है। रियल प्रयोग से पहले उनका डेमो के रूप में कंप्यूटर पर मॉडल चलाकर वो टेस्ट करेंगे, वो वैज्ञानिक अनुसंधान को बताता है। फिल्म स्टूडियो स्पेशल इफेक्ट और एनिमेशन बनाने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ये किसमें कंप्यूटर का एक अनुप्रयोग है? तो फिल्म, स्पेशल इफेक्ट है, एनिमेशन है, ये सारे कहीं न कहीं मनोरंजन एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आते हैं। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है CGI, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी,
विजुअल इफेक्ट जो VFX देखते हो उनमें किया जाता है, जो अभी मॉडर्न मूवीज वगैरह आती हैं एनिमेशन में है, हाईटेक वाले यहाँ पर वर्क स्टेशन का उपयोग किया जाता है। लेखांकन अकाउंटिंग का काम होता है। बैंकिंग है, ये खाता मैनेजमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए होता है। रेलवे टिकट और उड़ान यानी फ्लाइट की बुकिंग के लिए मुख्य रूप से किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता है रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पर काम आ जाएगा, IRCTC में जो रहता है। तो ये इजी सवाल है। रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, छात्र रिकॉर्ड बनाए रखना और प्रश्न पत्र बनाना, ये सभी क्रियाएं मुख्य कंप्यूटर अनुप्रयोग के किस क्षेत्र में होती है? तो शिक्षा प्रशासन हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, देखते ही आंसर कर सकते हो। अब बात करते हैं एनकोडिंग और डेटा। ये यहाँ पर 94 एनकोडिंग और डाटा के क्वेश्चंस की बात करें तो ये 2-3 क्वेश्चंस है, जिसमें शॉर्ट फॉर्म ASCII दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी कंप्यूटर मानक है। तो ASCII में C अक्षर का मतलब कोड है, जो बताता है कोड कि ASCII हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू देने की एक मानक प्रणाली है, जिसे कैरेक्टर कहते हैं। तो ये आपके कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम हो जाएगी, कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम। ASCII की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एनकोडिंग स्कीम है। जो कैरेक्टर है यानी जो वर्ण है, जो अक्षर है, उनको बाइनरी नंबर में बदलती है ASCII, बाइनरी नंबर 10, ताकि कंप्यूटर उन्हें रीड कर सके। मूल ASCII 7 बिट कोड का उपयोग करता है, जिससे 128 विभिन्न वर्णों को दर्शाया जा सकता है। तो 128 7 बिट का उपयोग करते हुए ये काम में आएगा। और यहां पर ASCII का अगला सवाल है कि कौन सा कथन सही है ASCII के संबंध में? तो स्टेटमेंट आपको सही पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ASCII प्रतीकों को संख्यात्मक कोड का उपयोग करके निरूपित करता है। तो मुख्य कार्य है, जो टेक्स्ट है, प्रतीक है, अक्षर वर्ण है, उनको संख्यात्मक कोड में बदलना है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर A का ASCII कोड है 65। तो ये जो टेक्स्ट है उनको संख्यात्मक कोड में कन्वर्ट करता है। इससे अलग अलग कंपनियों के कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर पाते हैं। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर मुख्यतः स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से अलग करता है? तो ये सॉफ्टवेयर वाला है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो यहां पर स्प्रेडशीट में फॉर्मूला आप लगाते हो और वर्ड प्रोसेसिंग में फॉर्मूला नहीं रहता है। तो ये स्प्रेडशीट फॉर्मूले का उपयोग करके कैलकुलेशन करता है, ये चीज इसको अलग करती है। स्प्रेडशीट जो एक्सेल वाली चीज होती है ना, जहां पर आप कैलकुलेशन वगैरह फॉर्मूले इंसर्ट कर सकते हो, जो वर्ड में MS वर्ड में नहीं होता है। MS एक्सेल में यदि सेल A1 A2 और A3 में क्रमश 2 3 2 मान है, तो सूत्र A1 स्टार A2 प्लस A1 डिवाइड A3 का परिणाम क्या होगा? अब A1 में 2 रखना है आपको, A1 के स्थान पर 2 स्टार यानी गुणा, A2 में आपको 3 रखना है, प्लस A2 में 3 A3 में 2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2। तो पहले आपको पता है गुणा होगा 6 प्लस 3/2। तो 6 प्लस 3/2 आप एलसीएम लेंगे 2, 6 दूनी 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 यानी 15/2 होगा आपके 7.5। तो 7.5 हो जाएगा। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर 96 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस, जो कि कंप्यूटर से NTPC ग्रेजुएट एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी टोटल 960 क्वेश्चंस हैं, जिसमें चैप्टर वाइज आपका साइंस का भी मिल जाएगा। और आपने ऑलरेडी जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का वीडियो देख लिया है 8 घंटे का, लगभग 450 क्वेश्चंस उसमें कवर हुए थे। वैसे पूरी ई बुक आप हमारी वेबसाइट toptrendingGK.in या फिर ऐप टॉप ट्रेंडिंग जीके से भी डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी जो इम्पोर्टेंट ई बुक है वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें TTG के कूपन कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, तो आप फायदा उठा सकते हो, उसके बाद प्राइस बढ़ने वाली है। तो मिलते हैं।